ओके हाँ, अब कल के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है या फिर जो डाउट मैं अभी वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसमें ही पूरा टाइम चला जाता है और हमारा मेन टॉपिक रह जाता है. सो व्हाट विल वी डू, आई विल रादर देन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन. मैं सीधा सीधा आप लोग को ग्रुप पर उसके सॉल्यूशंस डाल दूंगा. यू जस्ट हैव टू रीइवैल्यूएट इट. ठीक है, आप उसको रीइवैल्यूएट कर लीजिए कि वो करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, फाइन. इज इट ओके? यस सर. ओके ओके, दैट्स गुड. ओके ठीक है, सर. तो अभी हम जो नए टॉपिक की तरफ बात करते हैं, तो नया जो टॉपिक है हमारा वो है एटम्स के बारे में. ठीक है, राइट. सो व्हाट इज एटम? आपको सभी को पता है कि एटम क्या होता है. इट इज द क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ पार्टिकल. किसी भी पार्टिकल का जो फंडामेंटल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एटम. ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम की थ्योरी थी या फिर इसको डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है, डिस्क्राइब बाय द साइंटिस्ट whose name was जॉन डाल्टन. ठीक है, तो सबसे पहले एटम्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो जॉन डाल्टन के नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था. और फॉर दैट ही प्रपोज अ थ्योरी. उसके लिए उसने कुछ थ्योरी को प्रपोज किया था जिसको कहा जाता है कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ओके, तो ध्यान में रखना एटम्स के बारे में सबसे पहली जो जानकारी दी थी दैट वाज गिवन बाय द डाल्टन्स. और उसने जो बताया था थ्योरी के फॉर्म में बताया था और उसी थ्योरी का नाम क्या होता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. बराबर है डन. तो चलिए इस थ्योरी के हम पोस्टुलेट्स देखते हैं. पोस्टुलेट्स मतलब इसके पॉइंट्स. ओके डन, कि कौन कौन से पॉइंट्स इसने बताए थे आप लोगों के एटम्स के बारे में. तो बताइए, आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता भी हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स. तो बताओ क्या होता है? आवाज गेली असेल तर. क्या? अरे बताओ ना क्या होता है एटम. उसके पहले पार्ट में तो जाहिर सी बात है उसने डेफिनेशन बताई थी एटम्स की जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटम? एटम इज द क्या होता है भाई? एटम फंडामेंटल यूनिट ऑफ पार्टिकल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ पार्टिकल. ये हमारे एटम की डेफिनेशन हो जाएगी. ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब सेकंड जो इसने पोस्टुलेट बताया था एटम के बारे में, ठीक है, कि वो क्या होता है कि एटम जो रहता है, एटम इज स्मॉलेस्ट एंड indivisible. स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल. एटम कैसा होता है? स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल होता है. मतलब वो आगे जाकर डिवाइड नहीं होता है. बराबर है? क्लियर है? हाँ सर. देन नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट था कि एटम जो रहेंगे एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स. एटम ऑफ सेम एलिमेंट have same properties. ठीक है, देन उसने नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट in mass. प्रॉपर्टी. ओके, देन इसने बोला था कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combines to form compounds. Combines in specific ratio to form compounds. ठीक है, देन नेक्स्ट लिखा है टू और मोर एटम्स combines in a different ratio
to form more than one compound. ठीक है, देन नेक्स्ट इसने बोला था atoms can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. During a chemical reaction. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स है. सो लेट्स डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलरली पोस्टुलेट्स इन डिटेल. तो अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा था एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी हमको कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? जॉन डाल्टन. और उसको समझाने के लिए उसने एक थ्योरी को प्रपोज किया था जिसको हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. बड़े तो अगर यहाँ इसका मतलब क्या होता है ध्यान दीजिए. ये पर्टिकुलरली जो चीज है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये गिव्स द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर. या फिर आपको पूछा भी जाएगा कि भाई एटम कैसा होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं 10वीं तक हम लोगों ने एटम निकाले हुए कि एटम जो होता है वो सर्कुलर होता है, बराबर है. उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है. तो सबसे पहले जो एटम सर्कुलर होता है इसके बारे में जो जानकारी दी थी वो आपके डाल्टन ने ही दी थी. तो इसीलिए कहा जाता है कि एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी हम लोग को किसने प्रोवाइड की है? जॉन डाल्टन ने ही प्रोवाइड की है. समझ में आ रहा है? हाँ सर. तो अब इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं. तो पोस्टुलेट्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन वाला ही पॉइंट रखेंगे कि भाई एटम है क्या. यूनिट ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एटम. समझ में आ रहा है? व्हाट इज एन एटम? क्या होता है एटम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ पार्टिकल. फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ एटम. ओके, नेक्स्ट वाली चीज, ठीक है. तो नेक्स्ट जो है सेकंड पोस्टुलेट पढ़ो. इसका क्या दिया हुआ है सेकंड पोस्टुलेट? Atoms of same element have same atoms property. is smallest and indivisible. एटम जो होता है ये स्मॉलेस्ट और इनडिविजिबल होता है. स्मॉलेस्ट मतलब किसी भी छोटा, सबसे छोटा. और इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? Divide डिवाइड ना होने नहीं वाला. हो सकता है. तो एटम डिवाइड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है. नहीं होता. ओके, ये चीज ध्यान में रखना है आपको. देन नेक्स्ट क्या बोला है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. ओके, एटम जो रहेंगे सेम एलिमेंट की, उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी रहेंगी? same property. प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट ले लिया. ओके, वो एलिमेंट है गोल्ड. एलिमेंट का नाम क्या है? गोल्ड. अब मैं पूछूंगा गोल्ड एलिमेंट में एटम जो रहेंगे किसके एटम रहेंगे? गोल्ड के रहेंगे या सिल्वर, कॉपर, मेटल किसका भी रह सकता है, आयरन वगैरह? नहीं, गोल्ड के ही रहेंगे सिर्फ. गोल्ड के रहेंगे. तो गोल्ड में जो एटम्स रहेंगे वो सारे के सारे एटम्स किसके रहेंगे? गोल्ड के रहेंगे. तो फिर ये एटम जब सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसे रहेंगी? सेम रहेगी. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती है. नेक्स्ट क्या बोला है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो अलग अलग एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है. एक ले लिया मैंने गोल्ड और एक ले लिया मैंने सिल्वर. अब सिल्वर के इसमें जो एटम्स रहेंगे वो किसके एटम्स रहेंगे? सिल्वर के. रहेंगे, बराबर है, डन. लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ सिल्वर के एटम्स और गोल्ड के एटम्स इसमें कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? होगा. फर्क होगा.
फर्क होगा। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? हाँ समझ सर। में आ रहा है? क्या कहा मैंने? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। तो ये कॉमन सी चीज है, वैसे इसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें हमारा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अरे यार, हाँ चलो नेक्स्ट वाला पढ़ो। नेक्स्ट क्या पोस्टुलेट दिया आपको? Atom of same क्या दिया? Atom of same or different element combine in specific ratio to form a compound. एग्जैक्टली क्या होगा? जो एटम्स रहेगा या तो सेम एलिमेंट का या तो डिफरेंट एलिमेंट का, वो कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ इन अ स्पेसिफिक रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ दो अलग अलग एलिमेंट का। दो अलग अलग एलिमेंट कौन सा? एक ले लेता हूँ हाइड्रोजन और एक ले लेता हूँ ऑक्सीजन। तो आपको पता है हाइड्रोजन ये अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये अलग एलिमेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं एटम्स ऑफ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? क्यों? आनी तो Yes, sir. आ रही है ना? हाँ आ रही। ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था कि मैं दो डिफरेंट एलिमेंट ले रहा हूँ। एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट में जो एटम रहेंगे वो किसके एटम रहेंगे? Hydrogen. हाइड्रोजन के रहेंगे। और ऑक्सीजन में किसके एटम रहेंगे? oxygen. तो यहाँ पर जो मैंने एटम दिए वो दो डिफरेंट एलिमेंट के, मतलब दो डिफरेंट एटम्स है। हाँ 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 सर। राइट। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और क्या तैयार करते हैं? H2O। बराबर है। H2O को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ओके। और ध्यान दीजिए इसमें जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशो होता है वो कैसा होता है? 2:1. 2:1। 2:1. क्या बोलेंगे कि दो एटम्स, दो ये सेम एटम है या डिफरेंट एटम है? Different atom. Different atom. दो डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं इन अ स्पेसिफिक रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड। Compound. गेट इट? डन। इसी तरह से सेम एटम का भी हो सकता है। जैसे दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या तैयार करेगा? H2। बराबर है। दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करेगा? H2 तैयार करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. देन नेक्स्ट बोला गया टू और मोर एटम्स कंबाइंस इन अ डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार करता है, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर तैयार करता है कार्बन डाई ऑक्साइड भी तैयार करता है। अगर मैंने रेशो पूछा CH2O का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में CH2O का रेशो क्या है? 1:1। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में CH2O का रेशो क्या होता है? 1:2। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए कि दो या मोर एटम, यहाँ दो एटम है, यहाँ दो से ज्यादा एटम है। सो टू और मोर एटम्स क्या हो रहे? कंबाइंड इन अ डिफरेंट रेशो। बराबर है। कंबाइंड इन अ डिफरेंट रेशो टू फॉर्म द मोर देन वन कंपाउंड। गॉट इट? Yes, sir. गुड। लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाला क्या है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में कौन से दो एटम कंबाइन हुए हैं? Carbon and oxygen. कार्बन और इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिला है? प्रोडक्ट क्या? CO। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कार्बन एटम था, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम था और यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम। ऐसा हुआ क्या
कि कार्बन ऑक्सीजन मिल गया और सिर्फ कार्बन दिया, ऑक्सीजन गायब हो गया कहीं तो भी? नहीं नहीं। सर। ऐसा होता है क्या? मतलब एटम क्या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, यहाँ पर एटम डिस्ट्रॉय हुआ है क्या? नहीं। नहीं। और इसको अगर सी और ओ को मैं मिलाता हूं तो यहाँ CHO तैयार होता है क्या? नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर? नहीं। नहीं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बड़े हाँ, तो ये होता है हमारे क्या पोस्टुलेट, राइट? सो दीज आर ऑल अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस, ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक काम करता हूं, लिमिटेशंस के ब्लर पहले दिख रहा है मेरे को। ब्लर दिखाई दे रहा है तो बेटा वो थोड़ा सा आपके नेटवर्क का इशू हो सकता है शायद। चेक कीजिए, ब्लर दिखाई दे रहा है, ठीक से दिख रहा है? नहीं सर, अच्छा क्लियर दिख रहा है क्लियर? दस दस। तो देखिए लिमिटेशंस के पहले मैं एक थोड़ी सी और एक बात कर लेता हूं। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पहले अभी हमने लेटेस्ट में कौन सा टॉपिक खत्म किया था? केमिकल कॉम्बिनेशन। Atoms can be neither. है भगवान। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने क्या कवर किया था इससे पहले का टॉपिक? लॉज ऑफ Laws of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के थे याद है ना आपको? कितने टाइप्स? कौन सा? लॉज ऑफ कांस्टेंट मास, Conservation of mass. सेकंड लॉ ऑफ Definite proportion. डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड Multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Law of रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड देन Law of gaseous ओके। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये जो पर्टिकुलरली लॉ है, ठीक है, ये वाले लॉ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट है ये एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है? मतलब कौन से नंबर का पोस्टुलेट कौन से लॉ को एक्सप्लेन करेगा? हाँ? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद है ना ये क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, बराबर है, डन। अब मुझे यहाँ पर बताओ इन सब लॉ में से ऐसा, सॉरी, इन सब पोस्टुलेट में से ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो लगता है आप लोगों को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा ही है? लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी समझाया था कि भाई ऐसा होगा क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह सिर्फ कार्बन ही तैयार करें, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CHO तैयार करो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? सेम। तो सेम सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, बराबर है? हाँ सर। इससे सेम हो रहा है क्या? नहीं. नहीं। इससे सेम हो रहा है क्या? नहीं. और ये जो चीज क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर एटम डिस्ट्रॉय हो रहा था जबकि यहाँ पर एटम क्रिएट हो रहा था। लेकिन हमारा लॉ क्या बोलता है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Destroy. जो एटम रिएक्टेंट में रहेंगे वही एटम Product में रहेंगे. अगर एटम सेम रहेंगे तो उनका मास भी कैसा रहेगा? Same. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है इट इज एक्सप्लेन बाय द विच लॉ, सॉरी विच पोस्टुलेट? पोस्टुलेट नंबर 7। समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट कौन सा होता है? लॉ ऑफ
नेक्स्ट लॉ कौन सा है? Definite proportion. तो बताओ इनमें से कौन सा पर्टिकुलरली पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? फिफ्थ वाला सर। फिफ्थ वाला, वेरी गुड। सीधा सीधा है, स्टेटमेंट भी लगभग सेम है, बराबर है ना? हाँ अरे है या सर। नहीं? वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बताओ ये वाला लॉ कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है? थर्ड वाला। कौन सा? फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला पढ़ोगे? सर मुझे आवाज नहीं आ रही। ओके फाइन। सिक्स्थ वाला जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, सो अल्टीमेटली नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए क्या लगता है कौन सा लॉ काम में आएगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्यों? रेशियो सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? रेशो किसका सेम होना चाहिए? उसमें कितने एटम के लिए मैंने क्या बोला था? कम से कम कितने एटम होने चाहिए अलग अलग? 3। तो यहाँ पर ऐसा कोई पोस्टुलेट है जिसमें लिखा गया हो वैसी कुछ चीज जो 3 एटम के लिए आप लोग को डायरेक्टली हिंट दे रहा हो? सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाला बोल रहा है ना 2 और मोर एटम। हाँ बोल रहा है सिक्स्थ में, तो मतलब सीधा सीधा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज आल्सो एक्सप्लेन बाय व्हिच पोस्टुलेट नंबर? ओके। और लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या लगता है आपको कौन सा पोस्टुलेट होगा जो एक्सप्लेन करेगा? तो इसको एक्सप्लेन करने के 2 चांसेस हैं। एक तो ये वाला है, ये वाला है, और दूसरा है ये वाला। मतलब कौन सा? 5 एंड 7 ना? 6 नहीं, 5 एंड 7। क्लियर है? इज इट क्लियर? बट ध्यान में रखना एक्चुअली लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम ये जो चीज है ना ये स्पेसिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है बाय द डाल्टन्स लॉ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में स्पेसिफिकली बात किसकी की गई थी? गैसेस। ओके। और डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स में आपको कहीं पर भी उस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी, इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। ध्यान में रखना। हालांकि अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे 2 पोस्टुलेट है जिसके बेसिस पर हम उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट जब डाल्टन्स ने थ्योरी बनाई थी उसने कहीं पर भी गैस वाली चीज दिमाग में डाली नहीं थी। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड कि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम बिल्कुल भी आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें चलते लिमिटेशंस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला लिमिटेशंस वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया बताइए? अभी थोड़ी देर पहले किसके बारे में बात कर रहा था मैं? लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। मैंने क्या बोला था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था? लॉ ऑफ गैस। So it couldn't explain law of gaseous volume. तो law of gaseous volume को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाँ, सेकंड वाला बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये सेकंड वाला क्या बोला था उसने? एटम इज स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल।
तो एटम छोटा होता है, लेकिन एटम इनडिविजिबल होता है क्या? आपको पता है ना एटम आगे जाकर किस में डिवाइड होता है? एटम इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? भाई एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल. डू यू नो दैट? एटम किस में डिवाइड होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से है पता है आपको? नहीं पता है? पता है. इट्स अ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. राइट. ये जो चीजें इनको क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल. क्योंकि एटम के अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है. मतलब एटम खुद किससे बना हुआ है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. मतलब हम न्यूट्रॉन एटम इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ. तो अकॉर्डिंग टू एटम क्या होता है? एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स. समझ में आ रहा है? ओके. समझ में आ गया है? हाँ सर. हाँ सर. इसने ये वाले दो लॉ बताया था कि एटम जो रहेंगे सेम एलिमेंट की उनकी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, और एटम जो रहेंगे डिफरेंट एलिमेंट की इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेंगी. उसने सिर्फ बताया कि भाई एटम सेम एलिमेंट की सेम रहेंगे, एटम डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट रहेंगे. बट किसी ने पूछा है वाई? किसी ने नहीं पूछा, और उसने बताया भी नहीं. समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक है. क्या? कि he could not explain why atoms of same element have same properties. समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? हाँ सर. और उसी तरह से प्रॉपर्टीज का भी होगा. ठीक है, कि वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो ये भी आप लिख सकते हो कि डू नॉट एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ different elements have different properties. Get it? Yes. अब नेक्स्ट पोस्टुलेट. नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्पेसिफिक रेशो टू फॉर्म अ कंपाउंड. मतलब इसने ये तो बताया कि भाई एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एटम्स एक दूसरे क्या बनाते हैं? कंपाउंड. बट इसने ये नहीं बताया भाई कंबाइन होते क्यों है. उसने ये बताया कि वो कंबाइन होते हैं, बट उसने ये नहीं बताया कि वो कंबाइन क्यों नहीं होते. क्यों होते हैं? क्यों होते हैं. समझ में आ रहा है? डन. तो नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक ये है कि he could not explain why atoms combines to form compound. ठीक है, कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड क्यों तैयार करते हैं ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया. क्लियर है? समझ में आ गया? लेटर ऑन नेक्स्ट वन जो रहता है, वैसे और तो कोई प्रॉपर्टी बनती नहीं है. ठीक है, बाकी फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस वगैरह रहता है वो छोड़ दो, वो कोई मैटर की बात नहीं है. ठीक है, डन. तो ये हो गया हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डू गेट इट नाउ? हाँ सर. यस सर. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पार्ट खत्म हो गया एटम का. कौन सा सबसे पहला पार्ट? मतलब देखिए अभी तक हमने एटम की सिर्फ डेफिनेशन देखी थी, और फिर हम लोगों ने सेकंड पार्ट देखा था डाल्टन्स एटॉमिक
थ्योरी। ये दो पार्ट देख लिए हमने एटम्स के बारे में। हाँ, अब एटम्स के बारे में आगे और चीजें हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट चीज देखेंगे एटम्स के बारे में वो रहेगा इसका एटॉमिक मास। क्या रहेगा? एटॉमिक मास। तो नाउ लेट्स सी अबाउट द एटॉमिक मास। तो भाई अब हम एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द एटॉमिक मास। तो आप सब लोग को पता है भाई एटॉमिक मास क्या होता है? क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? के डबल। एटॉमिक नंबर के डबल होता है? अरे भाई मास क्या होता है? मास मतलब मास होता है। किसका मास? अगर मैं एटॉमिक मास बोलूंगा मतलब इट इज द मास ऑफ एटम। एटम, बराबर है। जैसे मैं ह्यूमन मास बोलूंगा मतलब इट इज द मास ऑफ। तो बताओ अगर मैंने पूछा भाई ह्यूमन मास कितना होता है, आप क्या बोलोगे? VW। कितना होता है ह्यूमन मास? कितना होता है ह्यूमन मास? Depends on person. डिपेंड्स ऑन मास किया। ह्यूमन मास मतलब ही क्या होगा? मास ऑफ ह्यूमन हो जाएगा, मास ऑफ ह्यूमन। ओके, ये जो मास ऑफ ह्यूमन रहेगा वो क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन या वेरिएबल या वैरी करेगा। वैरी सर किसी का तो भी आवाज आ रहा। हाँ वही देख रहा हूँ मैं किसका आवाज आ रहा है। हेमलता का सर। हेमलता बेटा म्यूट कर थोड़ा। पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बराबर है। डन। जैसे ये एक पर्सन होगा, ये दूसरा पर्सन होगा, ये तीसरा पर्सन होगा, सबके मास अलग अलग होंगे ना? हाँ। या सेम होगा? राइट, एग्जैक्टली। अब इसी चीज अगर मैंने पूछा कि भाई ये डिपेंड तो करेगा बट एट द सेम टाइम इसका मास, जैसे मैं इसका लिखूंगा 10, इसका 20, इसका 40, तो ये क्या है? 10, 20, 40 क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मेरा मास जो है या मेरा वेट जो है वो 70 है, तो 70 क्या? kg. केजी, बराबर। ठीक है, केजी। अगर मैं यहाँ पर केजी लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला मास 40 केजी है तो वो 40 केजी मास एक ही इंसान का है, हाँ या ना? हाँ. एक ही इंसान का, हाँ. बराबर। हाँ. ध्यान में रखना आप लोग। अभी मैं बात करता हूँ इसी तरह से एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा? इट विल बी द मास ऑफ एटम। एटम। जैसे मास ऑफ ह्यूमन था तो मास ऑफ हमने क्या कंसीडर किया था? ओनली वन ह्यूमन कंसीडर किया था। तो वैसे मास एटॉमिक मास मतलब वी हैव टू कंसीडर मास ऑफ ओनली वन एटम। One atom. वो डिपेंड करेगा वैरी एटम टू एटम, एटम टू एटम डिपेंड करेगा। जैसे आप 3 मैंने आदमी निकाले थे वैसे यहाँ मैं 3 एटम लिख लेता हूँ, बराबर है। क्लियर है? अब तीनों का मास सेम रहेगा अलग अलग रहेगा? अलग अलग। अलग अलग रहे. अलग। जैसा आपको पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का 16, 3 और क्लोरीन का 20, 20, 18, 18। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई 10, 20, 40, तो आपने आगे यूनिट डाल दिया था क्या? केजी। तो वैसे ही इसमें क्या यूनिट डालना पड़ेगा? हाँ, ग्राम। ग्राम कहा या AMU। AMU। राइट। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ गई। एक जनों ने बोला है ग्राम और एक जनों ने कहा है AMU। तो क्या लगता है आप लोगों को एटॉमिक मास जो रहेगा वो मास ऑफ वन एटम रहेगा? अच्छा चलो बता दो इन दोनों में फर्क क्या है? हाँ,
कोई फर्क बता सकता है इन लोगों में? Is there any kind of difference? Yes, there is lots of difference. हाँ, ये lots of difference है. क्या होता है ध्यान दीजिए, जब भी मैं वर्ड AMU यूज करता हूं मतलब it is the mass of one atom. ये कितने एटम का मास होता है? One atom. वन एटम. जब मैं ग्राम यूज करता हूं तो इट विल द मास ऑफ Avogadro's number of atoms. कितने एटम्स का मास होता है वो? Na. Na का मतलब होता है Avogadro's. ध्यान में रखना, Na का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? Avogadro's नंबर. Na का मीनिंग क्या होता है? Avogadro's number. वो उसका शॉर्ट फॉर्म है. N का मतलब नंबर और उसके बेस में कैपिटल A जिसका मतलब होता है एवोगाड्रो. तो एवोगाड्रो नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Na. क्या है? Na. और Na का मतलब क्या होता है? Avogadro's number. तो भाई एवोगाड्रो नंबर मतलब एक नंबर होता है, लेकिन वो नंबर कितना होता है ना? जैसे मैं बोलता हूँ सैकड़ा. सैकड़ा मतलब क्या होता है? कितना नंबर होता है सैकड़ा? 6. सैकड़ा मतलब 6 होता है क्या? सैकड़ा. सैकड़ा नहीं पता आपको? नहीं. अबे तो पता है, सैकड़ा नहीं पता. 100 100 होता है. डजन बोले तो कितना होता है? 12. एवोगाड्रो नंबर भी एक फिक्स नंबर होता है, ठीक है, और वो होता है 6.022 into 10 raised to power 22. into 10 to the power 22. ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 into 10 to the power 22. 6.023 into 10 to the power 22. इतने एटम्स, ओके, इतने एटम्स जब लूंगा तब उसका वेट कितना हो जाएगा? 1 ग्राम. समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, अगर मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं तो इसका वेट कितना हो रहा है? 1 AMU. कितना होगा? 1 AMU लिखूंगा. बोला कि यहाँ पर मैंने कितने एटम्स ले लिए हैं? बहुत सारे मतलब कितने? बहुत सारे मतलब कितने? Na. बहुत सारे मतलब कितने? Na एटम्स ले लो. Na मतलब कितने एटम्स हो गए? Na मतलब कितने एटम्स हुए? 6.023 into 10 to the power 22. याद